डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी संयोजन अभिक्रिया के बारे में और आज बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और वियोजन अभिक्रिया से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड की एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, सभी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग हमारा चैनल जो है वह आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और हम आप लोगों को एक अच्छी क्लास प्रोवाइड करवा सकें। टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए पहले आपको डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, इधर लिखना है एकल अभिकारक, ठीक है। क्या लिखना है, एकल अभिकारक। जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, अभिकारक का एक और नाम है क्रियाकारक, जब एकल क्रियाकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे भाई, देख लीजिए कि एक रिएक्टेंट है ए जो किन्हीं कारणों से एक क्या है भाई, अभिकारक है ए जो किन्हीं कारणों से टूटकर बी व सी या अधिक क्या बनाते हैं भाई, अभिकारक बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को एक अभिकारक या क्रियाकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो इसको हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके टूटने के तीन मुख्य कारण हैं जो आपके सिलेबस में है। नंबर एक तो है टेम्परेचर, ताप, ठीक है। दूसरा है विद्युत धारा, दूसरा क्या है भाई, विद्युत धारा, ठीक है। और तीसरा है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। तो ये तीन कारण हैं, टेम्परेचर है, विद्युत धारा है और सूर्य का प्रकाश है। इन कारणों से कोई पदार्थ जो है, कोई अभिकारक जो है टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इसको हम वियोजन कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया इन्हीं कारणों की वजह से तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम है, देखिए भाई, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो अगर कोई अभिकारक ताप के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ताप अपघटन कहेंगे। और यदि कोई अभिकारक विद्युत धारा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे। और जब कोई अभिकारक सूर्य के प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन कहेंगे, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की क्या है, वियोजन अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो पहले इनको गहनता से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल भाई, ये देखिए, क्या एक शुष्क क्वथन नली है, एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेते हैं। एक शुष्क क्वथन नली लेते हैं, शुष्क क्वथन नली जो है ये है, इसमें क्या ले लिया भाई, एकदम सूखी हुई क्वथन नली है, उसमें फेरस सल्फेट कितना ग्राम, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेते हैं। फेरस सल्फेट का सूत्र जो होता है वो क्या होता है भाई, फॉर्मूला फेरस सल्फेट का FeSO4। ये क्या है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है। किस में लेते हैं, क्वथन नली में लेते हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए, किस रंग के होते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल जो होते हैं वो भैया हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं। किस रंग के क्रिस्टल होते हैं, हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म करते हैं। जैसे गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए, हरा रंग क्या होगा भाई, ये क्वथन नली है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं। किस रंग के होते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, ये हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो इधर देखिए एक गैस निकल रही है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ देखो, इसको जब भी क्वथन नली पर हम गर्म करते हैं ना कोई चीज़, तो इसको जैसे मान लो ये क्वथन नली है, तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो जो परख नली का या क्वथन नली का जो माउथ है ना, वो उसको अपोजिट, अपने माउथ के अपोजिट साइड में रखते हैं ताकि कोई रिएक्शन भी अगर आए तो वो क्या हो जाए,
उधर से कोई भी अगर गैस निकले तो वो उधर चली जाए, अपने सीधे अपने को प्रभावित नहीं करे जब तक अपने को पता नहीं हो। जब अपने को कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तब इसका मुंह आप अपने नाक की तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि क्वथन नली के खुले सिरे को अपनी पड़ोसी की ओर ना करें, पड़ोसी की ओर ना करें। गैस को धीमे से अपने नाक की ओर मोड़ें। भाई दूसरे के नहीं, पड़ोसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, पहले खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए। नाक की ओर मोड़ें, फिर उसकी क्या करेंगे भाई, सूंघने के, इसको थोड़ा सा सूंघेंगे, एकदम नहीं पूरे नाक की तरफ कर लिया, थोड़ा सा सूंघेंगे तो क्या होगा, उसकी गंध जो होती है ना, एकदम तीक्ष्ण गंध आती है, नाक में झटका जरूर लगेगा, तीक्ष्ण गंध आती है। तो इसका कारण क्या रहा, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसमें ये धुआं, देखो एक गैस निकल रही है, इसको उसको सूंघेंगे तो तीक्ष्ण गंध की एक गैस इसमें से निकलती है। क्या कारण रहा, क्या किया हमने, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए। और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल किस में लिए थे भाई, एक क्वथन नली में लिए थे। और इसको किसकी सहायता से गर्म किया भाई, हमने स्पिरिट लैंप की सहायता से इसको गर्म किया। तो क्या निकल रही थी भाई, इसमें जो है एक गैस निकल रही थी। इस गैस को हमने अपने नाक के तरफ अपन लेके गए और हमने देखा कि ये जो गैस है ना, काफ़ी तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। कैसी गंध है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस अपने को यहाँ पर नजर आई। अपने को मालूम हुआ, सूंघ के हमने देखा तो तीक्ष्ण गंध थी इसकी। तो क्या हुआ, क्या कौन सी गैस निकली, तो हुआ क्या इस अभिक्रिया में, आप देख लीजिए। हुआ ये कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो है उसके हरे रंग में परिवर्तन हो गया। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन कैसे हुआ, इसकी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या कि फेरस सल्फेट जो है उसके क्रिस्टल किस रंग के होते हैं बच्चा, उसके फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो होते हैं ना, फेरस सल्फेट FeSO4, इसके क्रिस्टल जो होते हैं हरे रंग के होते हैं, ठीक है ना। और ये हरे रंग के क्रिस्टल जब हम गर्म करते हैं ना, तो इनसे एक गैस निकल जाती है। कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस। और क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। SO2 के साथ साथ कौन सी गैस निकलती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 गैस भी निकलती है। हुआ क्या इस रिएक्शन में, अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध होती है, इसकी अलग ही गंध होती है इस गैस की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अभिक्रिया में फेरस सल्फेट जो है वह Fe2O3 SO2 और SO3 में टूट जाता है, ठीक है। किस प्रकार की गंध आप देख सकते, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट जो होता है उसमें कितने क्रिस्टल होते हैं, 7 जल के अणु पाए जाते हैं। कितने जल के अणु पाए जाते हैं भाई, 7 जल के अणु पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में HR सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और वियोजन अभिक्रिया से संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको इस क्लास में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारा ये चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि सारे नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को उपलब्ध हो सके। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। वियोजन अभिक्रिया क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है, जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है या एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, देखिए, ए जो अभिकारक है, ए अभिकारक है, वह टूट करके B व C, किन्हीं कारणों से B व C
उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट गया, इधर दो हैं उत्पाद, इधर सिंगल उत्पाद है। जब एकल सिंगल अभिकारक है, जब एकल अभिकारक दो या अधिक उत्पादों में टूट जाए तो इसको हम कहते हैं बच्चा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब टूटते कैसे? टूटने के कई कारण है। टेम्परेचर के द्वारा, ताप के द्वारा अगर कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो इसको ताप अपघटन कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे बच्चा? ताप अपघटन कहेंगे। और अगर कोई एकल अभिकारक विद्युत धारा के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन कहेंगे। और अगर सूर्य के प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो इसको प्रकाश अपघटन कहेंगे। ये तीन प्रकार की यह अभिक्रिया होती है। पहले लेंगे हम ताप अपघटन के बारे में, और ताप अपघटन को समझना है तो छोटा सा एक क्रियाकलाप भी हम कर लेते हैं। एक क्रियाकलाप कर लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं क्या है क्रियाकलाप। ये आपके सामने जो ये डायग्राम है, ये क्रियाकलाप है। इसमें एक छोटी सी गुड़िया जो है 10th क्लास की स्टूडेंट है, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। कैसे भैया? एक शुष्क कवथन नली ली है इसने, उन्हें क्या लिया है? शुष्क कवथन नली, और उसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लिया। कितना ग्राम भाई? 2 ग्राम फेरस सल्फेट। आपको पता है फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ये फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है। तो 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लिया, किसमें? शुष्क कवथन नली में। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। देखिए रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं ना, वो किस रंग के होते हैं बच्चा? जिस रंग से मैं लिख रहा हूं, हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल किस रंग के होते हैं? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं हरे रंग के। अब इस गुड़िया ने क्या किया? इसको बर्नर पे गर्म किया, लेकिन गर्म करते वक्त ध्यान में रखा कि इस कवथन नली का जो खुला मुंह है वह अपने पड़ोसी स्टूडेंट की तरफ नहीं कर रही है। और ये जैसे ही इसने गर्म किया तो क्या हुआ भैया? जैसे ही इन्होंने गर्म किया तो ये इसमें से थोड़ी सी एक गैस निकलने लग गई है। ये गैस निकलने लग गई है। यह गैस जो है इसको धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दिया। इस गुड़िया ने इस गैस को धीरे से अपने नाक की ओर मोड़ा। मोड़ते ही नाक में सीधा झटका लगा। क्यों लगा? क्योंकि बहुत तीक्ष्ण एक चुभती हुई गैस यहाँ से निकल रही है। गुड़िया पूछ रही है सर ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण है? तो क्या कारण तो बताना पड़ेगा। क्या कारण रहा? चलो हम चर्चा करते हैं क्या कारण रहा। कि और दूसरी बात क्या हुआ कि ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो है ना, दो चीजें देखी, एक तो गैस निकल रही थी और दूसरी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो हरे रंग के थे। किस रंग के थे? हरे रंग के। उसका हरा रंग गायब हो गया था। हरा रंग गायब हो गया था। गर्म करेंगे तो हरा रंग गायब हो गया। क्यों हो गया? इसका क्या कारण है? 2 प्रश्न इस गुड़िया के दिमाग में आए, तो उनको हम बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे भाई। इनकी समस्या को हम समझाते हैं। इस गुड़िया ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसको जैसे ही फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को उन्होंने कवथन नली में लिया और गर्म किया तो क्या हुआ? 2 बातें हो गई। एक तो कौन सी? हरे रंग के क्रिस्टल जो हरे रंग में परिवर्तन हो गया। कौन से रंग में परिवर्तन हो गया बच्चा? हरे रंग में परिवर्तन हो गया। कौन से रंग में? हरे रंग में। क्यों परिवर्तन हुआ बताएंगे। दूसरी बात क्या हुई? एक गैस निकली। उस गैस कैसी थी भाई? तीक्ष्ण गंध वाली, एकदम तीखी गंध जो आपके नाक में झटका लगा दे, वह तीक्ष्ण गंध जो थी वह निकली। तो हुआ क्या? हुआ ये कि फेरस सल्फेट ही तो लिया था और कोई इसके साथ कोई क्रियाकारक नहीं था, कोई रिएक्टेंट नहीं था। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा था? फेरस सल्फेट था। ठीक है, फेरस सल्फेट जो था उस फेरस सल्फेट में पहले से ही FeSO4, यहाँ पर 7 जल के अणु नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, लेकिन इसमें 7 जल के अणु पाए जाते हैं। फेरस सल्फेट में कितने जल के अणु पाए जाते हैं? 7 जल के अणु पाए जाते हैं। और इन जल के अणुओं की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। किन के कारण होते हैं? पहले ये तो पता होना चाहिए। 7 जल के अणु जो होंगे उसके कारण फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो है हरे रंग के दिखाई देते हैं। और जैसे ही उस गुड़िया ने क्या किया भाई? कवथन नली को लेकर के उसको गर्म किया, तो पता है आपको गर्म करेंगे तो पानी का क्या होता है? भाप बन करके उड़ जाता है। ठीक है ना? भाप बन करके उड़ जाता है। ये 7 जल के अणु जब फुस हो गए यहाँ से,
तो हरा रंग भी फुस हो गया भैया। तो कारण समझ गए होंगे कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर उसका हरा रंग गायब क्यों हो जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा पहले ये हरा रंग क्यों होता है। क्यों होता है भाई कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं उसमें 7 जल के अणु पाए जाते हैं। इन जल के अणुओं की उपस्थिति के कारण फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग हरा होता है। और जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को, तो जल के अणु जो होते हैं भाप बन करके उड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और SO3 गैस ये बन जाती है। तो इनमें से ये जल के अणु मिक्स होकर के कहाँ निकल जाते हैं भाई, बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए क्या फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों का हरा रंग क्या हो जाता है बच्चा, गायब हो जाता है। कौन सी गैस बनती है भाई, वो तीक्ष्ण गंध वाली गैस कौन सी थी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, एकल अभिकारक है वह 1 2 3 उत्पादों में टूट गया, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और इस अभिक्रिया में हमने टेम्परेचर दिया था, ताप लगाया था, गर्म किया था। गर्म करने से ये एकल अभिकारक फेरस सल्फेट टूटा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ताप अपघटन कहेंगे। कौन से अभिक्रिया कहेंगे बच्चा, ताप अपघटन कहेंगे। ताप अपघटन किसे कहेंगे, जब एकल अभिकारक ताप के द्वारा, एकल अभिकारक को ताप देने से या ताप के द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ताप अपघटन कहेंगे। तो ये इसमें इस अभिक्रिया में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 डाई, 2 ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया भैया। क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ गई होगी बात। और SO3 3 ऑक्सीजन के हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाई व ट्राइऑक्साइड इस रिएक्शन में बनते हैं, इस अभिक्रिया में बनते हैं, ताप अपघटन अभिक्रिया में। तो फेरिक ऑक्साइड तो क्या है, ये तो सॉलिड होता है, ठोस है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी क्या है, गैस है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई भाई, कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई बच्चा ताप अपघटन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल बता रखे हैं यहाँ पर, और एग्जाम्पल बता रखे हैं। कौन सा भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जानते हो, कैल्शियम ऑक्साइड का बनना उष्मा देने पर, देखिए खूब सारे हम जब होली दीपावली पे या जो भी अपने घरों में फंक्शन होता है, आजकल तो देखो कलर करने लगे, लेकिन पहले सफ़ेदी करते थे। क्या करते थे भाई, आजकल वाइट पुट्टी चल रही है, पहले केवल सफ़ेदी ही दी बेस्ट कलर होता था। तो सफ़ेदी कैसे बनती थी, इसको आप अगर पता आपको पता होगा ना, इस बात का पता चलेगा, तो आपको ये रिएक्शन एक और दूसरा एग्जाम्पल है ताप अपघटन का, वह समझ में आ जाएगा। देखो सफ़ेदी जो होती है कैसे बनती है, चूना पत्थर, एक चूना पत्थर आता है। कौन सा पत्थर भाई, चूना पत्थर। इस पत्थर को जब हम इसका एक भट्टा, इसको गर्म करने के लिए, तोड़ने के लिए भट्टा जो आता है, उस भट्टे में या भट्टी में इसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो एक बिना भुजा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है भाई, बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना बन गया। क्या, किससे चूना पत्थर लिया, चूना पत्थर से क्या बन गया भाई, बिना भुजा हुआ चूना बन गया। और बिना भुजा हुआ चूना जो है उसमें अगर पानी मिला दें तो भुज गया। क्या मिला दिया, पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड कर गया तो क्या बन गया भाई, भुजा हुआ चूना बन गया, भुजा हुआ चूना। ये चीज़ बन गई ना, एक तो बिना भुजा हुआ चूना बन गया और भुजा हुआ चूना बन गया। कब बना भाई, ऐड कर दिया, क्या, वाटर ऐड कर दिया इसमें। तो ये बिना भुजा हुआ चूना है ना, यही बच्चा सफ़ेदी कहलाता है। यही क्या कहलाता है, सफ़ेदी। और ये बिना भुजा हुआ चूना है ना, ये क्या कहलाता है, कड़ी। क्या कहलाता है, कड़ी। भट्टा या भट्टी जो होती है उसमें चूना पत्थर को क्या किया, अपने गर्म किया। इसका मतलब अपने क्या दिया, ताप दिया, टेम्परेचर दिया। ठीक है, चूना पत्थर को भट्टे में डाल करके जब इसको जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये पत्थर जो होता है वह पहले कड़ी में बदलता है, बिना भुजा हुआ चूने में। और फिर जब इसको पानी में मिलाते हैं तो भुजे हुए चूने में बदल जाता है। फिर भुजे हुए चूने में से पत्थर निकाल देते हैं और चूना चूना बच जाता है, जिसको हम सफ़ेदी के रूप में काम में लेते हैं। आगे बात समझ में। अब चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है,
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaO। सब में से एक एक नंबर का प्रश्न आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रश्न यहां से बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। और बुझा हुआ चूना क्या है? पानी मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये बन गया बुझा हुआ चूना। तो ये इस अभिक्रिया में भी क्या है? कौन सी अभिक्रिया है? ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा बच्चा? उदाहरण है कि कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जो है उसको ऊष्मा दी भट्टे में, ठीक है, और क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को? कड़ी या बिना बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना लिख रखा है, ये गलत है। क्या आएगा? बिना बुझा हुआ चूना, और नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है बच्चा? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है यहां पर, कैल्शियम ऑक्साइड। आ गई बात समझ में? और कौन सी गैस जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना किससे प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। अभिक्रिया को क्या नाम देंगे? ताप अपघटन, ठीक है, ताप अपघटन। ये दूसरा एग्जाम्पल आपने रीड कर लिया। और देखिए तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं हम, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन मिलकर के। देखो ये है एक और कवथन नली ले लिया है, एक और हमने क्या ले लिया भाई? कवथन नली ली है, ठीक है। उसमें क्या है? एक कवथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेते हैं। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण ले लिया, लेड नाइट्रेट का चूर्ण लिए, और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद कर लो, PbNO3 होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का चूर्ण ले लिया, किसमें ले लिया? कवथन नली। कवथन नली को किसकी सहायता से? चिमटी की सहायता से। चिमटा काम यहां नहीं आएगा, चिमटी आएगी। उसको पकड़ करके ज्वाला के ऊपर रख कर गर्म करते हैं, फिर ताप देते हैं, और फिर ये उदाहरण ताप अपघटन का है। 3 एग्जाम्पल यहाँ पर, तीसरा एग्जाम्पल आ रहा है। तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पूछेंगे अलग अलग प्रकार से, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट वाले में हम आपको पूछेंगे कि बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है, चूना पत्थर का सूत्र क्या है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, बुझा हुआ चूना जो है कि किससे प्राप्त होता है, कैसे बनाया जाता है, सारी बातें कोई भी पर्सन बन सकता है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला भी ध्यान में रखें, PbNO3 होल ट्वाइस। आ गई क्या बात समझ में? अब इसको गर्म करेंगे। आपने क्या देखा, क्या परिवर्तन हुआ कि इसमें भी परख नली में एक गैस निकलेगी बच्चा। यहां कौन सी गैस, किस रंग की गैस निकल रही है? यहां पर जो गैस निकल रही है वह कुछ अलग कलर की है, भूरे रंग की गैस निकल रही है। किस रंग की बच्चा? भूरे रंग की गैस निकलती है। इसमें किस रंग की गैस निकलती है? भूरे रंग की गैस निकलती है। भूरा रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, तो किसके कारण? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भूरे रंग का धुआं किसका है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ध्यान में रखना, NO2 मतलब हरे रंग के क्रिस्टल। मतलब क्या है? हरे रंग के क्रिस्टल अगर पूछ ले कोई पदार्थ X जिसके हरे रंग के क्रिस्टल हैं, तो हरा रंग आ जाए तो एग्जाम में आप बता देंगे फेरस सल्फेट, FeSO4.H2O, ठीक है। और अगर भूरे रंग का धुआं पूछ ले, भूरे रंग का धुआं पूछ ले तो क्या बताएंगे? इसका आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्यों भाई? इसको गर्म किया तो ये भी किस अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? ये भी ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। हुआ क्या इसमें? देखिए कि लेड नाइट्रेट जो है, जब इसको हमने ताप दिया, टेम्परेचर दिया, गर्म किया, तो लेड ऑक्साइड 2PbO 4NO2 और O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में बनते हैं, ठीक है। प्रश्न कैसे बनते हैं? अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? ये कौन सी अभिक्रिया ताप अपघटन है? एग्जाम में इसको कैसे पूछेंगे? कैसे पूछेंगे कि एक कोई पदार्थ X, देखो प्रश्न इस प्रकार से आ जाएगा, क्वेश्चन बन करके, कोई पदार्थ X है
जिसको गर्म करने पर वह भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करता है। धुआं जिसको Y से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, Y उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। तो पदार्थ X व Y को पहचानिए। इनके रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। इनके रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। रासायनिक नाम व सूत्र इनके आप लोगों से पूछ लेगा। तथा अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, तथा अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। इस प्रकार का प्रश्न यहां से बन सकता है। तो ध्यान में रखें कि कोई पदार्थ है X, ठीक है ना, उसको X पदार्थ कौन सा हो जाएगा, लेड नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि आपको बताया मैंने कि जिसको गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं देता है, तो भूरे रंग का धुआं किसके कारण होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो X व Y को आपको पहचानना है। X हो जाएगा लेड नाइट्रेट और Y हो जाएगा क्या, NO2। और अभिक्रिया का समीकरण आप ये पूरा समीकरण लिख देंगे। पूरे के पूरे आंसर, पूरे के पूरे जो आंसर सही होने पर आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप। ये तो हो गया बच्चा ताप अपघटन अभिक्रिया। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वह कौन सी है, देखिए, जल अपघटन या विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत अपघटन बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं। विद्युत अपघटन की कई बार एक नंबर का सिर्फ ये डायग्राम पूछ लेते हैं। तो डायग्राम क्या बनाया है भाई, एक प्लास्टिक का मग है। ये प्लास्टिक का मग, ठीक है, प्लास्टिक के मग के तली में 2 छेद हैं। यहाँ पर 2 छेद कर दिए थे। छेद में कोर्क की सहायता से ये ग्रेफाइट की रोड, ठीक है, किस में मिलते हैं, जब अपन बैटरी वगैरह के सेल जो होते हैं ना उनको तोड़ेंगे तो उसमें एक कार्बन की छड़ निकलेगी। उसको कि वो क्या है, ग्रेफाइट की छड़ है। इसमें लगा दी, छेद किया मग में नीचे। ठीक है, फिर देखो क्या एक्सपेरिमेंट है। एक प्लास्टिक का मग लीजिए नहीं लेते हैं, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, उसके तली में 2 छेद कर देते हैं और रबड़ की डाट लगा देते हैं। इन छिद्रों में कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा देंगे जैसे, और इन कार्बन के इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, एक को कैथोड बना देंगे और दूसरे को एनोड बना देंगे। एक को तो कैथोड बना देंगे और दूसरे को एनोड बना देंगे। एनोड होता है प्लस और कैथोड होता है माइनस। ठीक है, तो मग में इतना जल डालते हैं, फिर इस मग में क्या करेंगे, पानी डालेंगे। भाई जल अपघटन करना है ना, जल का विद्युत अपघटन करना है, तो 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके पानी डालेंगे कि कितना, कि इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है देखो, ये पानी तो यहाँ पर है, यहाँ तक है, और इलेक्ट्रोड यहाँ ही रह गए। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड है, ये पानी में डूब गए हैं। फिर 2 परख नली ले लेंगे और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल डालेंगे, इसमें लिख नहीं रखा है, अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की 1-2 बूंदे डाल देते हैं। तनु H2SO4, तनु H2SO4 की कुछ बूंदे इसमें हम डाल देते हैं। फिर जल से भरी 2 अंशांकित परख नलियाँ। अंशांकित परख नलिया का मतलब समझिए कि इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है, इसमें कितनी मात्रा में क्या चीज़ भरी हुई है उसको हम देख सकते हैं, उसको माप सकते हैं। तो अंशांकित परख नलियाँ होती हैं। ठीक है, को दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। पानी से भरा परख नलियों को इसको उल्टा करके इन दोनों इलेक्ट्रोड पर रख दिया। अब क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। इनमें 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा था, बिजली इसमें प्रवाहित कर दी। तो क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। अपने को क्या दिखेंगे भाई, इसमें बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे। क्या बनते हुए दिखाई देंगे, बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे। यहां पर ये बुलबुले बन रहे हैं दोनों, ठीक है ना, बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे। फिर क्या करेंगे भैया,
अब एक जलती हुई मोमबत्ती, इन परखनली, इनको निकालेंगे परखनलियों को सावधानी से। जैसे पानी निकलता जाएगा आप हाथ लगा करके पानी धीरे धीरे निकाल दिया, गैस नहीं निकलेगी। सावधानी पूर्वक इसके मुख के ऊपर इन गैसों की जांच करेंगे जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई भी जार जो होता है उसमें कोई गैस होती है, देखिए दोबारा बनाते हैं इसको, ये कोई जार है और इसमें कोई गैस है, क्या है, गैस है। अब इसके मुख पर क्या भाई अपन बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती जब लेकर के जाते हैं तो दोनों परखनलियां जो हैं उसमें अलग अलग रिजल्ट आता है। ठीक है, दोनों परखनलियां जो हैं उसमें अलग अलग रिजल्ट आता है कि एक परखनली में जब लेकर के जाएंगे ना तो परखनली में जो गैस है उसके कारण ये कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी बच्चा। क्यों? दूसरी बात क्या है, दूसरी परखनली में लेके जाएंगे ना तो ये है जलने और ज़्यादा, इसमें जो मोमबत्ती का जो फ्लेम थी, जो ज्वाला थी, वो थोड़ी और बढ़ जाएगी और डोम शेप्ड हो जाएगी। इस प्रकार से डोम शेप्ड ज्वाला हो जाती है, इसका मतलब ज़्यादा जलने लग जाती है मोमबत्ती। तो इसका मतलब क्या, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि हाइड्रोजन इन दोनों प्रक्रियाओं में, एक में तो हाइड्रोजन गैस है और दूसरी में ऑक्सीजन गैस है। इसका मतलब क्या, कहाँ से आई ये दोनों गैसें? ये दोनों गैसें आई भैया कि जल जो है वह विद्युत धारा के द्वारा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूट गया है। किस में टूट गया भाई? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूट गया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया के लिए आपको यह डायग्राम और ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो किया है वो आपको बताना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं भैया। तीसरा प्रकार जो है अपघटन अभिक्रिया का कौन सा है? ये देखिए, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश जो है उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। क्या एक्सपेरिमेंट किया है भैया? एक और प्रकार एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखना। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेता है। एक चाइना डिश लेता है, चाइना डिश जो है उसमें सिल्वर क्लोराइड ले लिया। इसका रंग अपन देखते हैं किस प्रकार का होता है। सिल्वर क्लोराइड एकदम सफ़ेद रंग का होता है, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड होता है, चांदी सफ़ेद रंग की चमकीली। चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड लेकर के सूर्य के प्रकाश में इसको रख दिया। सूर्य का प्रकाश जैसे ही इसके ऊपर पड़ेगा, थोड़ी देर बाद सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए, ये जो है रंग किसका हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। एक धूसर रंग की परत जो है वह उसके ऊपर चढ़ जाती है। यह चाइना डिश है, इसमें ले लिया सिल्वर क्लोराइड, सुतिया यहाँ सूर्य की किरणें आ रही हैं, इसके ऊपर गिर रही हैं सूर्य की किरणें, ठीक है। सूर्य की किरणें गिर रही हैं तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर था किस प्रकार था? श्वेत रंग का था, ठीक है। और जैसे ही सूर्य के प्रकाश इसके ऊपर गिरा, ये मेरे जैसे कलर का हो गया, यानी कि धूसर रंग का हो गया। किस रंग का हो गया बच्चा? धूसर रंग का हो गया, ठीक है। क्या कारण रहा? अभिक्रिया हुई कि सूर्य का AgCl, ठीक है, AgCl जो है वह किस में टूट जाता है? Ag+Cl2 में टूट जाता है, ठीक है। दूसरी फिर एक और रिएक्शन इसी के साथ करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड होता है, इसके साथ भी ऐसी रिएक्शन होती है और वह Ag व Br2 में टूट जाता है। Ag व Br2 में टूट जाता है। संतुलित करेंगे तो 2 इसके आगे लगा देंगे, 2 Ag के आगे लगा देंगे और 2 यहाँ पर लगा देंगे। ये समीकरण क्या हो गया भाई? संतुलित हो गया। तो इस अभिक्रिया का उपयोग जो है ना वह किस में किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। देखिए, इस समीकरण का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। कौन सी फोटोग्राफी में किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी जो है उसमें इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश अपघटन। किसे कहेंगे? जब प्रकाश की उपस्थिति में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन कहेंगे। तो इस
प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट अगर आपको फोटो बनवानी है, पहले बनती थी, आजकल भी बनती है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो इस फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसमें सिल्वर क्लोराइड AgCl जो है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर Ag+Cl2 बना लेता है। समीकरण संतुलित करेंगे तो 2 यहाँ लगा देंगे, 2 यहाँ लगा देंगे। इस प्रकार यह अभिक्रिया थी प्रकाश अपघटन, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली क्लास हम जल्दी ही लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।